हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका में आपका फिर से स्वागत है। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नर जनन तंत्र, उसी को हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरी पहली वीडियो आपने देख ही ली होगी और मैंने आपको वहाँ समझा दिया था कि इस टॉपिक को हमें 3 भाग में पढ़ना है ना, प्राथमिक अंग, सहायक अंग और सहायक ग्रंथियाँ। ठीक है, फिर से लिख देती हूँ आपके लिए कि भाई हमें पढ़ना क्या क्या है। प्राथमिक अंग पढ़ने हैं, फिर उसके साथ ही हमें सहायक अंग पढ़ने हैं और सहायक अंग के साथ फिर उसके बाद हमें देखना है कि इसकी सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, हम टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक अंग। तो प्राथमिक अंग नर जनन तंत्र में कौन सा होता है? तो प्राथमिक अंग नर जनन तंत्र में होता है वृषण, जिसे कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, प्राथमिक अंग कौन सा होता है? वृषण, जिसे कहते हैं टेस्टिस। वृषण या टेस्टिस इस क्या होता है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगी। वृषण जो मैंने मेरी पहली वीडियो में भी बता दिया था कि वृषण जो होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं ना। अब मानव के नर के शरीर में ये शरीर से बाहर क्यों होते हैं ना, वृषण या टेस्टिस शरीर से बाहर क्यों होते हैं, उसका रीज़न भी मैंने बताया कि इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु का निर्मित होने के लिए, शुक्राणु को पूरा परिपक्व होने के लिए जो मनुष्य का सामान्य शरीर का जो तापमान होता है ना, सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे कम तापमान में ये शुक्राणु निर्मित होते हैं, ये शुक्राणु परिपक्व होते हैं। तो उससे कम तापमान में भी कितना, जो सामान्य शरीर का तापमान है उससे 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए। तो सामान्य मनुष्य का तापमान कितना? 37, कितना है? 37 डिग्री है। लेकिन शुक्राणु के निर्माण के लिए कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए या 34 होना चाहिए। ठीक है, इसी के कारण से ये वृषण जो है वो शरीर से बाहर होते हैं, पहली चीज़। ठीक है, अब बात करते हैं कि पता तो चले गया कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, लेकिन कैसे होता है बाद में देखेंगे। वृषण जो है वो स्वयं किस में बंद रहता है? जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश में बंद रहते हैं। किस में बंद रहते हैं? वृषण कोश में बंद रहते हैं। मतलब नर के जनन अंगों में जो ये बाहर लटके हुए होते हैं, इन्हीं को कहते हैं वृषण कोश। क्या कहते हैं? वृषण कोश। अब वृषण कोश में ये वृषण बंद रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वृषण कोश ही क्या करता है? वृषण कोश ही इसकी सहायता करता है। ये जो वृषण कोश में बंद रहते हैं ना, इसी के कारण कि भाई बाहर मतलब बिना टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, टेम्परेचर क्या रहे? कम रहे। जितना टेम्परेचर शुक्राणु को परिपक्व होने के लिए चाहिए ना, वो टेम्परेचर सामान्य बना रहे। इसी कारण से ये जो वृषण है वो किस में बंद रहते हैं? वृषण कोश में बंद रहते हैं ना। इस वृषण कोश को कहते हैं स्कॉर्टम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वृषण। चलिए, तो मैंने यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि वृषण कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। ये किस में होते हैं? पेयर में होते हैं ना, तो एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी टेस्टिस होती है। अब इस वृषण के अंदर, स्वयं के अंदर कैसी संरचना पाई जाती है? अगर मैं बात करूं तो देखिए, वृषण को हम अगर ढंग से देखें तो वृषण के अंदर कैसी संरचना होती है, इसके अंदर कौन कौन सी नलिकाएं पाई जाती है, जो हम आगे सहायक अंग भी पढ़ेंगे। एक वृषण का जब आप अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इस वृषण के अंदर जो है लगभग 250 चेम्बर, 250 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग कितने? 250 चेम्बर या 250 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, वो इन 250 कक्ष के कितने, पहली चीज़ तो ये कि 250 कक्ष। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हर जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, अब इन 250 कक्ष के अंदर मतलब एक कक्ष के अंदर लगभग 1 से 3 की संख्या में शुक्र जनन कोशिकाएँ होती है। क्या होती है? शुक्र जनन कोशिकाएँ होती है। 1 से 3 की संख्या में शुक्र जनन कोशिकाएँ होती हैं। ठीक है, तो शुक्र जनन कोशिकाएँ हो गई। अब ये जो शुक्र जनन कोशिका होती है ना, ये भी मतलब 2 प्रकार की होती है। ये शुक्र जनन कोशिकाएँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। फिर से समझना, ये वृषण है, इस वृषण की आंतरिक संरचना को हम देख रहे हैं ना। अगर मैं बात करूँ तो नर में जो वृषण टेस्टिस होते हैं, तो आप लोग देखो कि ऐसी संरचना होती है जिसमें ये सलवटें पड़ी रहती है। तो ये सलवटें ये क्या है? ये 250 चेम्बर है, 250 कक्ष है। ठीक है, इन 250 कक्ष में से प्रत्येक एक कक्ष में लगभग 1 से 3 क्या होती है? शुक्र जनन कोशिकाएँ होती है। अब ये शुक्र जनन कोशिकाएँ भी क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। एक होती है जिसे नर जर्म कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नर जर्म कोशिका।
ठीक है। और एक होती है जिसे कहते हैं सर्टोली कोशिका। क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिका। क्लियर हुई ये बात? एक तो होगी नर जर्म कोशिका, एक होगी सर्टोली कोशिका। ये जो नर्म जर्म कोशिका है, ये नर जर्म कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, कौन सी विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। तो देखो प्रश्न यही से बन गया कि शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन की कौन सी कोशिका करती है? एक चेंबर के अंदर 1 से 3 शुक्रजनन कोशिकाएं। शुक्रजनन कोशिका स्वयं 2 प्रकार की होती है, जिसे हम नर जर्म कोशिका कहते हैं। इन नर जर्म कोशिका को शुक्रजनन कोशिका भी कह सकते हैं, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस सेल भी इनको कह सकते हैं, शुक्रजनन कोशिका भी इनको कह सकते हैं। और एक होती है सर्टोली कोशिका। तो अब इन दोनों में से ये प्रश्न बनता है कि भाई किस कोशिका के द्वारा शुक्राणु का एक्चुअल में निर्माण किया जाता है? तो वो होती है नर जर्म कोशिका, जो शुक्राणु का निर्माण करती हैं, और इसी के कारण इनको क्या कहते हैं? शुक्र जनन कोशिकाएं, स्पर्मेटोजेनेसिस सेल कहते हैं इनको। क्लियर हुई है? अब देखो सबसे मेन बात, कौन से विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। कौन सी विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही क्यों? क्योंकि देखो है ना, मानव के शरीर के अंदर है ना परते, आपने गुणसूत्रों का देखा है कि गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं, यानी 23 जोड़ी ये भी पेयर में है ना, और तो टोटल कितने हो गए? 46 हो गए। ठीक है। अब नर के शरीर से एक कोशिका लेनी, क्योंकि एक कोशिका तो नर के शरीर से आएगी और एक कोशिका मादा के शरीर से आएगी। जब वो दोनों आपस में निषेचन की क्रिया के द्वारा युग्मनज बनाएगी, तो वो युग्मनज क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए द्विगुणित। क्या होना चाहिए? द्विगुणित। तो अब अगर मान लो कि ये यहाँ वैसे पूरे हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन पाया जाता है? समसूत्री विभाजन पाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक यही कोशिका है। कौन कौन सी? एक तो शुक्राणु और एक अंडाणु। यही हमारी एक एक कोशिका शरीर की ऐसी है जिनमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अब उसका रीज़न बताती हूँ मैं आपको कि भाई अब हम बात कर रहे हैं कि हर चीज़ मतलब जोड़ी में है ना, तो हमारी कोशिका क्या होती है? द्विगुणित होती है। अब मान लो द्विगुणित अगर मानव नर से आ जाए और द्विगुणित अगर महिला से आ जाए, तो मतलब जो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें क्या गुणसूत्रों की संख्या ये रहेगी? वो तो डबल हो जाएगी। ठीक है ना। हमें यहाँ पे लाने कितने? 23 जोड़ी ही लाने हैं ना, 23 जोड़ी ही लाने। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको अगुणित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगुणित करना पड़ेगा। इसी कारण से जो ये नर जर्म कोशिका होती है ना, वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। यानी यहाँ से जो ये शुक्राणु कोशिका जाएगी वो कैसी होगी? अगुणित होगी। कैसी होगी? अगुणित होगी। तो देखो ये इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपके सामने ये क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन क्यों पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये नर जर्म कोशिका जो शुक्राणु का निर्माण करेगी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है। और इन्हीं को क्या कहेंगे? शुक्रजनन कोशिका कहेंगे। सर्टोली कोशिका क्या कार्य करेगी? भाई जिन शुक्राणु का निर्माण इस नर जर्म कोशिका ने किया है, उन शुक्राणु को पोषण और उस शुक्राणु को सुरक्षा कौन प्रदान करेगी? वो करेगी सर्टोली कोशिका। क्लियर हुआ है ये बात कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की देखभाल कौन करता है? उसको पोषण कौन देता है ना? तो उसकी माँ देती है। तो वही चीज़ है कि भाई नर जर्म कोशिकाओं ने शुक्राणु को पैदा तो कर दिया है, लेकिन अब इसको पोषण कौन देगा? इसकी सुरक्षा कौन करेगा? तो वो करेगी सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है। तो भाई 1 से 3 की संख्या में तो ये शुक्रजनन कोशिकाएं थी, और इनके ऊपर हम लिख लेते हैं कि सर्टोली कोशिका थी। इसको मैं अगर डिसेक्शन के थ्रू बताऊँ तो देखो, ये मान लीजिए कि ये तो हो गई हमारी शुक्रजनन कोशिकाएँ। ठीक है। ये हो गई हमारी शुक्रजनन कोशिकाएँ, और इन ये शुक्रजनन कोशिकाएं, इन शुक्रजनन कोशिकाओं में ये कौन सी है? नर जर्म कोशिकाएं। और इन्हीं के पास में होती है सर्टोली कोशिका। कौन सी होती है? सर्टोली कोशिका। क्लियर है ये बात? तो चलिए अब बात करते हैं हम कि इनके अलावा भी क्या और कोई कोशिका होती है? तो जी बिल्कुल, इनके अलावा भी जो कोशिकाएं होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इनके अलावा एक होती है अंतराली कोशिकाएं। क्या होती हैं? अंतराली कोशिकाएं। अब ये अंतराली कोशिकाएं क्या है? ये जो होती है, ये शुक्रजनन नलिकाओं के बाह्य क्षेत्र में कोशिकाएं पाई जाती है ना। शुक्रजनन नलिकाओं के बाह्य क्षेत्र में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं अंतराली कोशिकाएं, और इन्हीं को कहते हैं लीडिंग सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं। ठीक है। और आप सभी ने अच्छे से पढ़ा ही है कि अंतराली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं ये क्या करती है? ये नर के अंदर द्विलैंगिक लक्षण जो होते हैं उनका निर्माण करती हैं। तो एक नर के अंदर द्विलैंगिक लक्षण कौन कौन से होंगे? जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना। मतलब नर के जो भी लक्षण है वो किसकी वजह से आता है? इस लीडिंग कोशिकाओं की वजह से, जिन्हें कहते हैं अंतराली कोशिका या जिन्हें कहते हैं लीडिंग कोशिकाएं। ठीक है।
तो इसको आप एक छोटे से डायग्राम के थ्रू और समझो कि जैसे ये है वृषण के एक कोश का डायग्राम है, ठीक है। इसमें कुछ तो पाई जाती है शुक्र जनन कोशिकाएं, है ना। इन शुक्र जनन कोशिकाओं के बाद में जो ये बीच में यहाँ ये जो खाली स्थान रह गया, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, ये होती है अंतराली कोशिकाएं, ठीक है। अंतराली कोशिकाएं जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का एक नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करती हैं। चलिए, अब ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण हो गया। अब अंतराली कोशिकाएं बन चुकी हैं, ये हमने देख लिया है वृषण के अंदर की संरचना। अब क्या होता है कि ये सभी कोशिकाएं जो हैं, अंतराली कोशिका वगैरह, ये आगे क्या करती है, इस अंतराली कोशिकाओं से आगे क्या होता है, इन अंतराली कोशिकाओं से आगे जो है या नलिकाओं का, ये अंतराली कोशिकाएं जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर ऐसे नलिकाओं का जाल बना लेती है। क्या बना लेती है, नलिकाओं का जाल बना लेती है। और ये जाल पूर्ण रूप से किस में परिवर्तित हो जाता है, एक गुच्छे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जब ये अंतराली कोशिकाएं आगे बढ़ती है तो ये एक जाल बना लेती है, एक गुच्छे के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे कहते हैं वृषण पालिका। क्या कहेंगे, वृषण पालिका, या जिसे कहेंगे टेस्टिक्युलर लोब्यूल, वृषण पालिका, या जिसे कहेंगे टेस्टिक्युलर लोब्यूल। तो पहली चीज़ कि हमने वृषण प्राथमिक अंग के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, वृषण है ना, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सहायक अंग। तो सहायक अंग में सबसे पहले तो आ गया वृषण पालिका। क्या हो गया, वृषण पालिका, ठीक है। वृषण पालिका क्या होती है, जो ये अंतराली कोशिकाएं आगे जाके पतली पतली नलिकाओं में डिवाइड हो जाएगी और आगे जाके एक गुच्छा बना लेगी, तो उनको कहेंगे वृषण पालिका, ठीक है। वृषण पालिका जिसे कहेंगे टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहेंगे। अब क्या होगा कि जो ये वृषण पालिका है ना, अब इन वृषण पालिकाओं से आगे भी एक नली निकलेगी, एक पतली नली और निकलेगी। वृषण पालिका से आगे भी क्या होगी, एक पतली नली और निकलेगी। अब उसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना, उनको क्या करना है, उसको बहुत अच्छे से समझना है। ये वृषण पाली एक पतली नली में निकलेगी जिसे कहेंगे शुक्रवाहिनी। देखो ये कंफ्यूज करती है, एक होती है शुक्रवाहिनी और एक होती है शुक्रवाहक, ठीक है। जो ये शुक्रवाहिनी है ना, इसको मैं इसके वृषण के अंदर ही रखूँगी। ये कहाँ रहती है, वृषण के अंदर ही रहती है। कहाँ रहती है, वृषण के अंदर, ठीक है। ये है शुक्रवाहिनी जिसे कहते हैं वासा, जिसे कहेंगे वासा इन्फरेंसिया, वासा इन्फरेंसिया, ठीक है। शुक्रवाहिनी जो तो वृषण के अंदर ही रहेगी जिसे कहेंगे वासा इन्फरेंसिया। इन गुच्छों तक जो ये शुक्राणु पहुंच गए हैं, भाई ये जो शुक्रजनन कोशिका थी, इन्होंने शुक्राणु का निर्माण किया, इन्होंने इस शुक्राणु को कहाँ भेजा, अंतराली कोशिकाओं में। अंतराली कोशिकाओं ने उस नलिका से कहाँ पे भेज दिया, इसको वृषण पालिका में भेज दिया। वृषण पालिका से ये शुक्राणु कहाँ पहुँच गए हैं, शुक्रवाहिनी यानी वासा इन्फरेंसिया में पहुँच गए हैं। ये वृषण के अंदर ही होती हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि जो ये शुक्रवाहिनी है, ये आगे जाके, ये जो शुक्रवाहिनी है अब ये आगे जाके और ज़्यादा फैल जाएगी, गुच्छों के रूप में और ज़्यादा फैल जाएगी, ठीक है। तो गुच्छों के रूप में और ज़्यादा फैल जाएगी तो एक ये बहुत बड़ा भाग बना लेती हैं और इसको ही हम कहते हैं अधिवृषण। इसको ही हम क्या कहते हैं, अधिवृषण, या जिसे कहते हैं एपिडिडाइमिस, अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। अगर आपसे पूछे कि शुक्रवाहिनी क्या है, तो शुक्रवाहिनी अधिवृषण का जो सिर बनाती है, अधिवृषण का जो सिर बनाती है वो होती है शुक्रवाहिनी, ठीक है। तो इन वृषण पालिकाओं से ये शुक्राणु कहाँ पहुँच जाएंगे, अधिवृषण में पहुँच जाएंगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस में पहुँच जाएंगे। अब एपिडिडाइमिस में क्या होता है, भाई शुक्राणु का निर्माण तो वृषण के अंदर हो गया, ठीक है, किस कोशिका ने बनाया कि इन्होंने पोषण किया और शुक्रवाहिनी के द्वारा ये अधिवृषण में पहुँच गया, एपिडिडाइमिस में पहुँच गया। अब एपिडिडाइमिस में क्या होता है, एपिडिडाइमिस होता है जो शुक्रवाहक नलिका से जुड़ा रहता है। मैं फिर कह रही हूँ कि ये कन्फ्यूज़ करते हैं, शुक्रवाहिनी और शुक्रवाहक क्या है। शुक्रवाहिनी होती है जिसे कहते हैं वासा इन्फरेंसिया, जो वृषण के अंदर ही होगी, और शुक्रवाहक होगी जिसे कहेंगे वासा डिफरेंसिया, ठीक है, वासा डिफरेंसिया, जो वृषण के बाहर होगी। बात समझ में आई आपको अच्छे से। जो शुक्रवाहिनी है वासा इन्फरेंसिया वो वृषण के अंदर होगी, जो शुक्राणु को किस में छोड़ेगी, अधिवृषण में छोड़ेगी, ठीक है। और शुक्रवाहक जिसे कहते हैं वासा डिफरेंसिया, वो क्या करेगी, शुक्राणु को अधिवृषण से लेगी, यानी शरीर से बाहर शुक्राणु को कौन लेके जाती है, शुक्रवाहक वासा डिफरेंसिया, ठीक है। और वो वृषण से बाहर होगी, एक अंदर है एक बाहर है, जो अंदर है वो इन्फरेंसिया, जो बाहर है वो डिफरेंसिया, ठीक है। जो बाहर है उसको वाहक बोलते हैं, जो अंदर है उसे वाहिनी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब अधिवृषण, अब देखिएगा ये जो अधिवृषण
अधिवृषण है, इस अधिवृषण का सिर कौन बनाती है? अधिवृषण का सिर बनाती है शुक्रवाहिनी। ये जो है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये होती है शुक्रवाहिनी। ठीक है, चलिए शुक्रवाहिनी हो गई, ये हमारा हो गया वृषण पालिका। चलिए अब अधिवृषण में जो शुक्राणु आ गए, तो इस अधिवृषण में शुक्राणु का क्या काम है? भाई शुक्राणु को निर्माण तो वृषण ने कर लिया, अब अधिवृषण में जब शुक्राणु आ जाते हैं तो यहाँ पर शुक्राणु कितने समय तक रहते हैं? तो शुक्राणु के निर्माण में समय लगता है लगभग 72 से 74 दिन। कितना? 72 से 74 दिन। यानी कि शुक्राणु जब निर्मित हो गया तो वो कहाँ आके स्टोर हो रहा है? तो वो स्टोर हो रहा है अधिवृषण एपिडिडाइमिस में। ठीक है, जब इंटरसेक्सुअल की क्रिया होती है तो उस समय क्या होता है कि इन शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालने के कार्य, तो शुक्राणु कहाँ पे उपस्थित रहते हैं? अधिवृषण में संचित रहते हैं, तो शुक्राणु वहाँ से बाहर निकाले जाते हैं, जबकि उनका निर्माण तो 72 से 74 दिन पहले हो चुका होता है। तो अधिवृषण में सबसे पहली चीज़ कि शुक्राणु यहाँ पर संग्रहित रहते हैं, शुक्राणु यहाँ पे संचित रहते हैं। जब यहाँ पर संग्रहित और संचित रहेंगे तो मतलब एक तरीके से ये शुक्राणु की क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है, उनको पोषण भी प्रदान कर रहा है और उनकी रक्षा भी कर रहा है। क्लियर हुआ? अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस। अब ये अधिवृषण जो है, ठीक है, ये अधिवृषण जो है, ये अधिवृषण एक नलिका के द्वारा, अब वो नलिका कौन सी है? जिसे कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका, जो मैंने अभी बताया कि इसे कहेंगे वासा डिफरेंसिया। क्या कहेंगे? वासा डिफरेंसिया। शुक्रवाहिका के द्वारा ये शुक्राणु शरीर से बाहर निकलते हैं। कौन से? शुक्रवाहक के द्वारा शुक्राणु शरीर से बाहर निकलते हैं। पुरुषों में जब नसबंदी होती है तो पुरुषों में इसी शुक्रवाहिका को यहाँ से काट कर, है ना, क्योंकि ये शरीर से बाहर मतलब वृषण से बाहर होती है ना, तो इसको यहाँ से काट कर और यहाँ पर गठान लगा दी जाती है ताकि शुक्राणु आगे ना जाए। ठीक है, तो ये नसबंदी, नरों में जो नसबंदी होती है वो कौन सी नलिका को काट के? शुक्रवाहक। कौन सी? शुक्रवाहक नलिका को काट कर एक गठान लगा दी जाती है ताकि शुक्राणु आगे ना पहुँचे। उसको कहते हैं, पुरुषों में नसबंदी को क्या कहेंगे? वासाटोमी। क्या कहेंगे? वासाटोमी। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए अब ये जो शुक्रवाहक हैं इसमें शुक्राणु आ गए, तो अब शुक्राणु कहाँ पहुँचेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शरीर के अंदर ये होता है मूत्राशय। ठीक है, इस मूत्राशय से एक जोड़ी निकली हुई रहती है मूत्रवाहिनी। क्या निकली रहती है? मूत्रवाहिनी। और जो ये शुक्रवाहक नलिका है इस मूत्रवाहिनियों के पीछे से होती हुई, कहाँ से? इसके पीछे से होती हुई कहाँ खुलेगी? शुक्राशय के अंदर। मूत्राशय के बाद में नीचे क्या होता है? शुक्राशय होता है। तो ये शुक्रवाहक नली किस में खुलेगी? इस शुक्राशय में खुलेगी। कहाँ खुलेगी? शुक्राशय के अंदर खुलेगी। तो ये जो शुक्रवाहक से शुक्राणु हैं वो अब कहाँ आ गए हैं? इस शुक्राशय के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब शुक्राशय के अंदर ये शुक्राणु आ गए हैं तो यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे। शुक्राशय पे मैं बाद में बात करूँगी। पहले तो ये चीज़ कि जो अभी तक हमने पढ़ा, कहाँ से कहाँ तक, वृषण को छोड़ दीजिए, बात आ जाती है हमारी वृषण पालिका पे। वृषण पालिका, शुक्रवाहिनी, वासा इन्फेरेंशिया, अधिवृषण एपिडिडाइमिस और शुक्रवाहक वासा डिफरेंशिया, ये चारों ही क्या हैं? ये चारों है सहायक अंग। क्या है? सहायक अंग। क्लियर है? तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली है, प्राथमिक अंग पढ़ लिया है, सहायक अंग पढ़ लिया है। अब हम जा रहे हैं शुक्राशय की ओर। तो शुक्राशय तो क्या है? सहायक ग्रंथियाँ हैं। सहायक ग्रंथियों में हमें 3 ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि। ठीक है, ये 3 ग्रंथियाँ हैं जो सहायक ग्रंथियाँ हैं। अब शुक्राणु इस शुक्रवाहक के द्वारा कहाँ छोड़ दिया गया है? शुक्राशय में छोड़ दिया गया है। शुक्राशय में छोड़ दिया गया है तो यहाँ पर शुक्राणु के साथ में क्या होगा? यहाँ पर शुक्राणु के अंदर क्या मिलाया जाएगा? फ्रक्टोस। क्या मिलाया जाएगा? फ्रक्टोस मिलाया जाएगा। ठीक है, और अब क्या होगा कि जो शुक्राणु इस शुक्रवाहक के द्वारा इस शुक्राशय के अंदर आया है तो वहाँ पर उसको और अच्छा पोषण मिलेगा ताकि आगे उसकी गति क्या हो जाए? थोड़ी तेज हो जाए। ठीक है, तो एक तो इसमें फ्रक्टोस मिल गया है और साथ ही इसके अंदर एक क्षारीय पदार्थ भी मिला दिया जाता है। वो क्षारीय पदार्थ मिला दिया जाता है, कुछ एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स भी उसके अंदर मिला दिए जाते हैं। क्लियर है? अब देखो इस शुक्राशय से पहले तो ये जो मूत्राशय है ना, इस मूत्राशय से एक नली निकली रहती है जिसे हम क्या कहेंगे वो मैं अभी बाद में बताऊंगी। वैसे तो ये मूत्र मार्ग ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूत्र मार्ग। ठीक है, तो ये एक नली निकली हुई रहती है। इसी के आसपास ये क्या होती है? शुक्राशय होता है ना। शुक्राशय अगर आपसे इसकी संख्या पूछ ले, ये क्या है? ग्रंथि है और इसकी संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2, यानी कि एक जोड़ी शुक्राशय होता है। ठीक है, अब शुक्राशय के जस्ट नीचे होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। इस मूत्र नली के दोनों साइड में क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। लेकिन संख्या में कितनी होती है? इसके बारे में अगर आपसे पूछे कि प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में कितनी होती है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में होती है 1। कितनी होती है? 1।
ठीक है, और शुक्राशय से जस्ट नीचे होती है। अब शुक्राणु निकल कर कहाँ आ जाएंगे, इस प्रोस्टेट ग्रंथि में आ जाएंगे। इस प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा इन शुक्राणुओं में क्षारीय तरल पदार्थ मिलाया जाएगा। ठीक है, अब ये क्षारीय तरल पदार्थ जब इस शुक्राणु के अंदर मिल जाएगा तो यहीं से शुक्राणु में जब ये क्षारीय तरल पदार्थ मिल जाता है, ये सफ़ेद रंग का होता है, यानी वो जो सफ़ेद रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है उसमें अब शुक्राणु मिल गए हैं, तो उसी को कहते हैं वीर्य या सीमम। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे अब, वीर्य या सीमम। शुक्राणु तो क्या थी, एक कोशिका थी। ठीक है, अब वो किसी तरल क्षारीय पदार्थ में आके मिल गई हैं, तो अब ये क्या बन गया है, वीर्य बन गया है, सीमम बन गया है। और इस प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो ये क्षारीय पदार्थ मिलाया गया, इससे कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स भी मिलाए जाएंगे। उन एंजाइम्स की वजह से जैसे उस वीर्य की स्मेल जो होती है वो गंध भी इसी के कारण से होती है। ठीक है, और जो उसका गाढ़ापन होता है वो भी इन एंजाइम्स हार्मोन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वीर्य का निर्माण हो चुका है। चलिए, अब उसके बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होती है काउपर्स ग्रंथि। क्या होती है, काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि जिन्हें बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं, इन्हीं को काउपर्स ग्रंथि भी कहते हैं। और एनसीईआरटी की बुक्स में ये जहाँ लिखी है वहाँ कुछ इस तरीके का नाम है, कंदमूल ग्रंथि, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही वीर्य इस बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि में आएगा, इस काउपर्स ग्रंथि में आएगा, तो यहाँ पर भी इसमें एक क्षारीय पदार्थ और मिलाया जाएगा। देखो, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा भी इसमें क्षारीय पदार्थ मिलाया गया था, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो है उसके द्वारा भी इसमें क्या मिलाया जाएगा, क्षारीय पदार्थ मिलाया जाएगा। अब समझना एक चीज़ कि जो ये वीर्य आ रहा है वो आ किससे रहा है, इस मूत्र मार्ग के द्वारा ही तो इन ग्रंथियों के अंदर आ रहा है ना, मूत्र नली के द्वारा ही इन ग्रंथियों के अंदर आ रहा है। तो मूत्र मार्ग जो होता है उसका तो माध्यम कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो जब इन बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो कि काउपर्स ग्रंथि है, इनके द्वारा जो क्षारीय तरल पदार्थ इसके अंदर मिलाया जाएगा, इस वीर्य के अंदर और मिलाया जाएगा, तब क्या होगा कि जो मूत्र मार्ग की जो अम्लता थी उसको ये क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। क्योंकि भाई ये क्या करेगी, क्षारीय पदार्थ मिला रही है और वो क्षारीय पदार्थ उस मूत्र मार्ग की अम्लता को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। और जैसे ही वो उदासीन करेगा तो अब क्या होगा कि यहाँ से शुक्राणु की गति बढ़ जाएगी, है ना, शुक्राणु तेज। आप लोगों ने देखा, मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस समय जब जो मानव का जो ये नरलिंग होता है, ये जब बिल्कुल रिलैक्स होता है तो ये मतलब बहुत स्पीड से ना, मतलब शुक्राणु को छोड़ता है ना, बहुत स्पीड से मतलब इस वीर्य को छोड़ता है मादा की वजाइना के अंदर। तो वो जो तेज़ गति होती है वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि अम्लता तो हट गई है और यहाँ पे क्या हो गया है कि उदासीन हो गया है, तो ये शुक्राणु की गति को क्या कर देता है, तेज कर देता है। क्लियर है। तो चलिए अब क्या होगा, अब समझिएगा कि ये जो नली है ये आगे और बाहर की ओर निकली हुई रहती है ना, बाहर की ओर निकली हुई रहती है। अब यहाँ पे उस तरफ डायग्राम में भी मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि काउपर्स ग्रंथि तक पहुँच गए हैं। एक चीज़ और कि जो ये शुक्राशय था, इसी शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच में एक और ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं स्खलन ग्रंथि। क्या कहते हैं, स्खलन ग्रंथि। ये जो स्खलन ग्रंथि है ना, ये भी कुछ एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स इस शुक्राणु के अंदर मिलाती है, और मेन तो वही होते हैं जिनकी वजह से कि भाई शुक्राणु कितनी मात्रा में बने हैं, कितनी मात्रा में नहीं बने हैं, मतलब शुक्राणु को एक तरीके से नष्ट होने से जो रोकती है वो होती है स्खलन ग्रंथि के एंजाइम्स या हार्मोन, है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए कि इस तरफ डायग्राम में आप देखो कि अब जो ये हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है उससे एक इस तरीके का जो ये अंग निकला हुआ है जिसे हम कहते हैं शिश्न या पेनिस। क्या कहेंगे, शिश्न या पेनिस। ठीक है, इस शिश्न या पेनिस जो इसके शरीर के बाहर, ये तो अभी तक शरीर के अंदर था, और शरीर के बाहर का जो हम इसका भाग देंगे जिसको कहेंगे, यहीं पर बता देती हूँ, जिसे हम कहते हैं शिश्नमुंड। यानी कि इस यूरेथ्रल ग्रंथि के द्वारा अब ये शुक्राणु इस शिश्न से बाहर निकल रहे हैं, और कहाँ तक पहुँच रहे हैं, जो मूत्र छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, मूत्र छिद्र कहते हैं। यहाँ से ये शुक्राणु क्या होंगे, ये शुक्राणु शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब चलो इससे रिलेटेड भी कुछ बातें बता देती हूँ कि जैसे इसकी जो ऊपरी शीर्ष होता है वहाँ पर
मतलब थोड़ी ऐसी ढीली स्किन होती है ना, ढीली स्किन होती है, उस ढीली स्किन को क्या कहते हैं, अग्रछद कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रछद कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। तो इस तरीके से शुक्राणु जो है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। अब एक चीज़ और, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कैसे इसमें उत्तेजना होती है, और जब इसमें उत्तेजना होती है तो इसका आकार भी बढ़ जाता है और थोड़ा ये टाइट हो जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जैसे ही शुक्राणु इस बल्बोथ यूरेथ्रल ग्रंथि से इस मूत्र मार्ग के अंदर आता है ना, इस मूत्र मार्ग के अंदर आता है, इस पेनिस के अंदर आता है, तब क्या होता है कि जो रक्त है वो रक्त बहुत स्पीड से आता है, और वो रक्त आकर धमनियों के द्वारा, धमनियों से रक्त आता है ना, तो धमनियों में रक्त बहुत ज़्यादा भर जाता है, बहुत ज़्यादा भर जाता है। उसके पीछे का कारण बताती हूँ। क्योंकि जो ये शिश्न है ना, ये संयोजी उत्तक से बना है। किससे बना है, संयोजी उत्तक से। और संयोजी उत्तक जब हम उत्तक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो संयोजी उत्तक में क्या होता है, बीच बीच में खाली जगह होती हैं। तो इन खाली जगहों को कौन भरता है, धमनी के द्वारा जो रक्त लाया जाता है ना, वो इन खाली जगह के अंदर बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि इसका आकार बढ़ जाता है, ये थोड़ा टाइट हो जाता है। धमनियों के द्वारा रक्त तो लाके इन खाली स्थानों पे भर दिया गया है, लेकिन शिराओं के द्वारा वापस इस रक्त को अभी तक लेके नहीं गया है, तो इसका आकार क्या रहता है, बड़ा रहता है और ये टाइट हो जाता है। और जैसे ही नर मतलब मादा के संपर्क में आता है और उनके बीच में जब सेक्स होता है, और जैसे ही इन शुक्राणुओं को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है ना, तो शुक्राणु निषेचन जैसे ही होता है, शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उस समय ये जो रक्त है वो शिराओं द्वारा वापस शरीर के अंदर मतलब लेके जाया जाता है, और उस समय इसको क्या होता है, बिल्कुल रिलैक्स फील होता है और ये अपने आकार में वापस आ जाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो मैंने आपको पूरा अच्छे से इसको डायग्राम के थ्रू और सारी चीज़ें एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से ये नर जनन तंत्र आपको समझा दिया है, किस प्रकार शुक्राणु का निर्माण होता है, वृषण कोश में रहते हैं, बाहर क्यों रहते हैं, और कौन कौन सी ग्रंथियाँ यहाँ पे सहायता कर रही है। तो हमने सहायक ग्रंथियाँ भी पढ़ ली हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को मैंने प्रत्येक छोटे मतलब अंगों में डिवाइड करके आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। फिर भी ये टॉपिक एक ऐसा है जो हमेशा थोड़ा सा डाउट क्लियर करता है। तो आपके किसी प्रकार कोई डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं फिर से आपको ये कहूँगी कि आपको ये जो मैंने टॉपिक अभी पढ़ाया, इससे पहले जो टॉपिक भी मैंने पढ़ाए हैं, उनकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि देखो इतना समय नहीं होता है कि मैं यहाँ थ्योरी भी साथ में लिखूँ और आपको समझाऊँगी सही। अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वो आप नहीं देखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने समझाया बहुत अच्छे से यहाँ है, और बाकी नोट्स में इसकी और अधिक जानकारी भी आपको मिल सकती है। तो नोट्स आप मेरे टेलीग्राम से PDF ले सकते हैं, मेरी PDF वहाँ अवेलेबल हैं। और प्लीज़ मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि मेरे टेलीग्राम ID को, मेरी इंस्टा ID को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। आप PDF को नोट्स को लोगों तक शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब वो इन PDF से नोट्स को जब वो देखेंगे तो उनको रियल में पता चलेगा कि इतना अच्छा कंटेंट कहाँ से आ रहा है। तो किसी की हेल्प हो सकती है, और उनकी हेल्प, देखो आपको अगर ये लगता है कि मैं बार बार सब्सक्राइब के बारे में बोल रही हूँ, तो देखो मेरा मोटिवेशन अलग है। मेरा मोटिवेशन ये है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे कुछ और मतलब मुझे और थोड़ी मेहनत आपके साथ करनी है, ठीक है ना। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मैं इतनी मेहनत करूँ, इतना अच्छे से आपको कंटेंट अवेलेबल कराऊँ ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। तो ठीक है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरी मेरी वीडियोस को देख तो रहे हैं, जो मैंने बताया था पहले भी मेरी वीडियो में कि 57% लोग तो ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से कभी निराश तो नहीं होना पड़ेगा। मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लाऊँगी और इसी तरीके से सारी चीज़ें बारीकी से आपको समझाती रहूँगी, जिससे आपकी हेल्प होती रहेगी, ठीक है। और सेकेंडली कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, और मेरे 26 या 27 वाले सरप्राइज़ का आप इंतज़ार ज़रूर करें। बहुत कुछ अच्छा उस सरप्राइज़ के अंदर होने वाला है, और आप ही में से कोई मान लो कि उस सरप्राइज़ के बेसब्री से जो इंतज़ार कर रहा होगा, सरप्राइज़ अभी खुला नहीं है, लेकिन मान लो कि वो विचार ही उसी चीज़ पे कर रहा होगा, और जब वो सरप्राइज़ उसके सामने आएगा तो ये उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हम आगे पढ़ते रहेंगे हमारे और भी नए नए टॉपिक्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत बारीकी से, बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, और मेरे नोट्स को आप ज़रूर पढ़िएगा, उससे आपको ये फिर से रिवाइज़ हो जाएगा। थैंक यू।